जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पारा चंपारण वाला में। आज हम लोग एक ऐसे सीरीज को लेके आए हैं जिसका भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था। आपने देखा था कि सीजीएल का मेंस का एग्जाम हुआ है और मेंस के एग्जाम में जीके जीएस के 25 सवाल रहे हैं। अभी हम आपके सामने उस 25 सवाल को लेकर के आए हुए हैं विथ आंसर के साथ, ताकि हम लोग थोड़ा सा समझे कि आखिर में जो एग्जाम है वो हमको किस पैटर्न की तरफ किधर लेके जा रहा है। हालांकि यकीन मानिए, मेंस में जो सवाल पूछे गए हैं काफी इजी सवाल पूछे गए हैं। एक दो सवाल है जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन बाकी सवाल जो है काफी ही आसान है अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो। जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए सारे सवाल भारी हैं, इसके लिए भी ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहला सवाल हम लोग अगर देखें तो सवाल क्या है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आपका आप देख रहे होंगे, पहला सवाल है आपका, गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है। यानी कोई भी वस्तु आपसे सीधा पूछा गया कि गति में है, तो अगर गति में है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी। सिंपल सी बात है कि आपने सुना होगा गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का नाम गतिज ऊर्जा क्यों है? क्योंकि गति के कारण उसमें ऊर्जा आती है। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा जो होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होता है? सामान्य तौर पे इलास्टिसिटी, जैसे आपने सुना होगा कि स्टील जो होता है या फिर रबर जो होता है उसमें जिस प्रकार की ऊर्जा होती है उसको हम लोग प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। यानी उन पर अगर हम किसी प्रकार का फोर्स लगाते हैं और फोर्स जैसे ही हटाएंगे तो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे, इस प्रकार की ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो कोई भी वस्तु जो स्थिर है और उसके कारण हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपके छत पर टंकी में पानी भरा हुआ होगा, आप देखिएगा कि जब आप नीचे नल खोलते हैं तो पूरी फोर्स के साथ आपकी जो है सो पानी नीचे आ रही होती है, वह कैसी ऊर्जा है? वह आपकी जो है स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, विकिरण ऊर्जा की हम बात करें तो किसी एक पदार्थ से सीधे दूसरे पदार्थ में बिना किसी माध्यम के अगर ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऊर्जा जा रहा है, तो वैसे ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहते हैं। और हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य से विकिरण ऊर्जा के कारण ही, विकिरण ऊर्जा के द्वारा ही गर्म होती है। ठीक है, चलिए, इसका जो सही आंसर था वह आपका गतिज ऊर्जा था। यह आपका सवाल पूछा गया था। अगले सवाल को अगर हम देखें तो अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल है आपका, संविधान संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था। यह राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए है। ये क्वेश्चन जो है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि क्वेश्चन को देख के बच्चों को डर लगा होगा। हालांकि इसका सीधा सीधा ये करंट से रिलेटेड सवाल है। आपसे सीधा बोल रहा है कि हाल फिलहाल में आपको भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में जो संशोधन किया गया था वह किसके लिए किया गया था? आपको ऑप्शन में दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो एक्चुअली कर्नाटक में एक अनुसूचित जनजाति है जो वर्तमान टाइम में आपको चर्चे में है, और वह जनजाति को, उस जनजाति को राज्य में जनजाति समूह घोषित करने के लिए, यानी उनको एक अधिकार देने के लिए यह संशोधन किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि यह संशोधन किस राज्य के संबंध में किया गया है। ठीक है, यानी कि चार ऑप्शन दिए हैं आपके, कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर और गोवा। इनमें से किस राज्य के संबंध में यह संशोधन है? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य के संबंध में यह संशोधन है। अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे बिहार में भी जातिगत जनगणना हुई थी। तो बिहार में जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या है? अब उसके बदले में सरकार जो है सो निर्णय वगैरह लेगी, नियम बनाएगी। क्या ऐसी भी कोई जातियां हैं जिसके बारे में सरकार नहीं सोच पाती थी, उनको जो है अनुसूचित जनजाति जातियों में घोषित करने की जरूरत हो? ये सब सरकार इस पे काम करेगी। निश्चित रूप से बिहार के भी संविधान में आपको क्या किया जाएगा? बिहार से रिलेटेड संविधान में भी आपको संशोधन किया जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका सही आंसर आपका जो है ये हो जाएगा, यह आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है आपका, भारतमाला परियोजना। क्या है प्रश्न? भारतमाला परियोजना के चरण 1 के संबंध में निम्नलिखित विवरणों का मिलान कीजिए। आपको जो है यहाँ पे कुछ विवरण दिए गए हैं, इसका मिलान करना है। विवरण क्या दिया गया है? तो भारतमाला योजना चरण 1 एक्चुअली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जो जरूरी चीज होता है वह यह होता है कि उस देश का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बहुत बेहतर हो। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है हवाई मार्ग से हो,
हो सकता है रेल मार्ग से हो सकता है जल मार्ग से हो, या फिर हो सकता है सड़क परिवहन के माध्यम से हो। ठीक है, यानी कि परिवहन व्यवस्था अगर जितनी दुरुस्त रहेगी, उस देश की अर्थव्यवस्था में उतना ही ज्यादा योगदान मिलेगा। और इसी चीज को, भारत की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार ने आपको जो है भारत माला परियोजना चरण 1 शुरू किया था। और इस चरण 1 परियोजना के तहत आपसे बोला जा रहा है कि किस क्षेत्र में कितनी लंबी सड़क बनाने की बात की गई थी, किस क्षेत्र में कितनी लंबी सड़क। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आर्थिक गलियारा, आर्थिक गलियारा जो है कितना लंबा बनेगा, तो ध्यान रखिएगा 9000 लंबा बनेगा, ये सही है। अगला है सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़कें। सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़कें यानी कि किसी देश के साथ हम सीमा साझा करते हैं तो उसके बीच में, उसके दौरान में कितनी लंबी सड़कें बनाई जाएंगी, तो यह भी 2000 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। अगला है एक्सप्रेसवे, तो यह आपको 800 किलोमीटर, यह भी सही है। और अंतर गलियारे और फीडर सड़कें, फीडर सड़कों का मतलब होता है जो हाईवेज को किसी गली कुचे से जो है सो जोड़ती हो। तो इस सड़कों को क्या निर्माण, ये जो है इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर, बिल्कुल चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, यानी अब देख लेते हैं हम लोग और आंसर में, ऑप्शन में, कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही ऑप्शन होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आपको अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सवाल को सुने होंगे, चूंकि लंबा सा सवाल हो गया तो इसमें एडजस्ट करना मुश्किल है। तो ध्यान रखिएगा कि पीछे अगर ध्यान से आपने सवाल को सुना होगा तो आपने देखा होगा कि पहला का ए का ए मिल रहा है, बी का बी मिल रहा है, दो का बी का 2 मिल रहा है, सी का 3 मिल रहा है और डी का 4 मिल रहा है। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बस, बहुत बढ़िया, आपका पहला जो है यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुआ था। ठीक है, हर्ष की सभा में, हर्ष यहाँ पे बात हो रही है हर्षवर्धन की। ध्यान रखिएगा, हर्ष नाम से 2 शासक हुआ करते थे, एक आपको जो है जम्मू कश्मीर में था और दूसरा जो है आपको हर्षवर्धन था जो कन्नौज वगैरह क्षेत्र में यानी भारतीय क्षेत्रों को कवर करता था। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बात हो रही है भारतीय क्षेत्र यानी कि कन्नौज की बात हो रही है, कन्नौज वाले शासक की बात हो रही है, यानी हर्षवर्धन की बात हो रही है। तो आपसे पूछा गया है कि ध्रुवसेन जो है, यह प्रयाग में जो सम्मेलन हुआ था, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसमें जो सम्मेलन हुआ था उसमें शामिल हुए थे, इस बारे में जानकारी कौन देता है। तो एक बात बताइए, देखिए ये कॉमन सेंस की सवाल सब है, ये ज्यादा डीपली सवाल है ही नहीं है, बस थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ा लेना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर्षवर्धन के समय में। अब एक बात बताइए, क्या मार्को पोलो हर्षवर्धन के समय में था, क्या मार्को पोलो हर्षवर्धन के समय में था, बिल्कुल नहीं। क्या फाहियान हर्षवर्धन के समय में था, बिल्कुल नहीं। क्या वेनसांग हर्षवर्धन के समय में था, बिल्कुल। हर्षवर्धन के समय में वेनसांग ही चीनी यात्री था जो भारत आया था, और इत सिंह तो आपको हर्षवर्धन के बहुत बाद 9वीं 10वीं शताब्दी में भारत में आता है। ठीक है, यानी सही आंसर आपका कौन हो जाएगा, वेनसांग जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। सामान्य तौर पे वेनसांग ने जिस किताब को लिखा है, जिस किताब की रचना की है, वह इसका जो है जीवन वृतांत नहीं होकर के वह क्या है, यात्रा वृतांत है। इसने यात्रा के दौरान जिन चीजों को देखा था, जिन चीजों को सुना था, उन सभी चीजों को इसने लिखने की कोशिश की और उसको CUK के नाम से जाना जाता है। वैसे वेनसांग जो है इसको यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, इन नामों से भी हम लोग वेनसांग को जानते हैं। ठीक है, और हर्षवर्धन जो था, इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन, 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और उस 5वीं बौद्ध संगीति के आयोजन के दौरान जो मुख्य अतिथि था वह आपका वेनसांग था। ठीक है, आसान सा सवाल था ये, बस दिमाग को सही टाइम पर इस्तेमाल कर लेना जो है ना एग्जाम में, ये ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में सवाल उतने हार्ड होते नहीं है। हार्ड क्या हो जाता है, तो हार्ड आपका हो जाता है टाइम, टाइम हमारे पास नहीं होता है सवालों को समझने के लिए। अगला है सितंबर 2022 में, सितंबर 2022 में सरकार ने महिला सुरक्षा के उद्देश्य से हमर बेटी हमर मान यानी हमारी बेटी हमारा मान, ये हमर बेटी हमर मान जो है यह छत्तीसगढ़ की भाषा है, मान नामक एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इसका फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना और महिला संबंधी अपराधों के पंजीकरण तथा जांच को प्राथमिकता देना था। ठीक है, आपसे पूछा गया है
कि यह हमर बेटी हमर सुरक्षा जो है, हमर बेटी हमर मान अभियान जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? अब बताइए, कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर दिया। बच्चे इस सवाल को नहीं देख करके बाप रे बाप कथी कथी बोल दिया, इस तरह से सोच लेंगे। लेकिन इसका सीधा सीधा सवाल है। सीधा सवाल हो सकता था कि हमर बेटी हमर मान अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है, सीधा हो सकता था। ठीक है, उद्देश्य आपको देखिए, ये जो दिया गया है ना, इस हमर बेटी हमर मान का उद्देश्य क्या है वो दिया गया है यहाँ पर, और आपसे पूछा गया है कि किसने शुरू किया है, इसको प्राथमिकता किसने दी है। तभी हमने बताया था हमर बेटी हमर मान ये लैंग्वेज छत्तीसगढ़िया है, तो छत्तीसगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर ही होगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वह क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंध अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। ये जो विषय वस्तु दिए गए हैं उनको उनके अनुच्छेद के साथ आपको जो है सो सुमेलित करने का बात कह रहा है यहाँ पे। तो देखिए, पहला क्या है कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो चुनाव होगा वह किसके देखरेख में होगा? तो वह चुनाव आयोग के देखरेख में होगा। आपसे पूछ रहा है यह कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बताता हूं। जो ईसीआई है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयोग, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह 324 से लेकर के 329 तक है। ठीक है, यानी जो जो भी आर्टिकल होंगे वो आपको इसका इसी के अंतर्गत होगा। तो सामान्य तौर पे ध्यान रखना है कि 324 जो है वह इसके बारे में बताता है। दूसरा अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का संसदीय शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह आपको अनुच्छेद 327 के अंतर्गत दिया गया है। अगर हम बात करें तीसरा, चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप पर रोक, यह किसके अंतर्गत है? तो यह 329 के अंतर्गत है। ठीक है, यानी आपका जो पहला नंबर होगा, पहला नंबर वो कहां जाएगा? उसका मिलान हो जाएगा 2 नंबर से। दूसरा नंबर जो है वो कहां जाएगा? 3 नंबर से। और तीसरा नंबर जो है वह कहां चला जाएगा? 1 नंबर से चला जाएगा। ठीक है, यानी आइए हम ऑप्शन को देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सही होगा क्या? 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। 1 का बी, 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन के अनुसार मैंने पीछे आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न को हम देखें तो अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आपको एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, कर्क्यूमिनाइड्स 1,8 सिनियोल, यूजिनॉल और पिपेरिन। ठीक है, इधर की तरफ आपको उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इलायची, काली मिर्च, हल्दी और लौंग। तो ध्यान रखिएगा, यह आपको जो है इनके रासायनिक नामों की चर्चा कर रहा है, और आपको आसानी से जो है ये पकड़ में तो आएगा नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग ये नाम जो है पहली बार सुन रहे होंगे। तो कर्क्यूमिनाइड जो होता है, कर्क्यूमिनाइड जो होता है यह होता है कौन सा? ये होता है बेसिकली हल्दी। ठीक है, अब आपकी बात करें कि 1,8 सियोल जो है, तो 1,8 सियोल जो है यह क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, आगे आते हैं थोड़ा सा। यूजिनॉल जो है यह क्या होता है? यूजिनॉल। और आपका पिपेरिन जो है यह क्या होता है? तो पिपेरिन जो है वह हमको कहते, किसको कहते हैं? काली मिर्च को कहते हैं। 1,8 सियोल जो है वह लौंग को कहते हैं, और यूजिनॉल जो है वह आपका हो गया क्या? इलायची। ठीक है, यानी कि ये जो है ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सही ऑप्शन हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, अब ऑप्शन के हिसाब से इसको हम लोग मिला लेंगे, कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है आपका बादशाह नामा। बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बादशाह नामा, बादशाह नामा किताब जो है ना, यह आपको शाहजहां के समय में लिखा गया था। और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मूल रूप से शाहजहां के समय की जो स्थिति परिस्थिति थी, जो शासन व्यवस्था था, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। आपसे पूछा यह गया है कि बादशाह नामा की रचना जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, बादशाह नामा का रचना जो है अबुल हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया था।
अबुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, अबुल हमीद लाहौरी जो थे वो अबुल फजल के शिष्य थे। अबुल फजल कौन थे? तो अबुल फजल जो थे ये आपको अकबर के नौरत्न में से एक थे, ये ध्यान रखिएगा। तो अकबर के नौरत्न में से एक अबुल फजल के शिष्य अबुल हमीद लाहौरी ने आपको बादशाहनामा की रचना की थी, और बादशाहनामा की रचना इन्होंने जो है शाहजहां के कहने पर जो है सो किया था। ठीक है, चूंकि एक विद्वान व्यक्ति थे और शाहजहां चाहता था कि उसके समय की बातों को लिखा जाए कहीं ना कहीं, इसीलिए जो है सो उन्होंने इनको हायर किया था। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है। पहला उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले प्रथम व्यक्ति और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। और डॉक्टर हामिद अंसारी जो थे वो आपको दूसरे लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, हालांकि वो राष्ट्रपति नहीं बने। यहां आपसे पूछा गया कि दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है, तो देखिए नॉर्मली आपको जो है सो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सीरीज जो है सो एक आध बार सरसरी नजर से देख के रखिए, निश्चित रूप से एक आध गो सवाल आपको वहां से आ जाएगा। आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये आपके भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे हैं, और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तीसरे जो राष्ट्रपति हैं भारत के वो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे, और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। यानी इनके बारे में अगर बात करें तो ये सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं। कितने समय तक? तो मात्र 1 वर्ष और 11 दिन तक। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? वह 5 साल का कार्यकाल होता है। वीवी गिरी जो है ये भी उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति से एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन चूंकि इनको राष्ट्रपति फिर से बनना था, 5 साल रहना था, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीना तक ही राष्ट्रपति रह सकता है, जिसके कारण इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया था, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के बाद राष्ट्रपति हुए थे। ध्यान रखिएगा, यह सवाल हो सकता है कि जब वीवी गिरी ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था तो चूंकि उपराष्ट्रपति का पद खाली था, क्योंकि राष्ट्रपति अगर अपने पद से त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेगा, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति पद संभालने में सक्षम ना हो तो उस समय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो संभालेगा, और उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे, और उन्होंने ही राष्ट्रपति के पद को संभाला था, यानी वीवी गिरी के पद को संभाला था। बात समझ में आई? चलिए, यहां पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि समूह या ग्रुप शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शून्य के तत्वों को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, शून्य समूह, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आप पीरियोडिक टेबल में जो सबसे दाहिना साइड में सबसे लास्ट वाला जो वर्ग होता है, उस वर्ग के जो समूह के गैस होते हैं वो सभी अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि सामान्य तौर पे कोई भी तत्व जो है वह क्रिया तब करता है जब उसको ऑक्टेव या डुएट पूरा करना हो, माने बाहरी कक्षा में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना हो। यहाँ पे सभी के बाहरी कक्षा में हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो क्रिया काहे करेगा? इसलिए क्रिया नहीं करता, और नहीं करता इसलिए उसको अक्रिय गैस कहते हैं। आपके ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर ही होगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? मौलिक कर्तव्य ये भारतीय संविधान से रिलेटेड बड़ा ही आसान सा सवाल से पूछा गया है। यकीन मानिए दोस्त, इससे ज्यादा इजी सवाल सीजीएल में नहीं पूछा जाता था। हालांकि जीकेजीएस तो अभी पिछले 1-2 सालों से शुरू किया है इसने मेंस में भी, नहीं तो पहले मेंस केवल मैथ और इंग्लिश होता था, और सारा मैथ इंग्लिश सब रट गया था। जीकेजीएस ऐसा है कि कितना भी रट लीजिएगा, कितना भी कंप्लीट कीजिएगा, कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा, करंट घुस जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस बार हल्का सवाल पूछा था। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य, थोड़ा मौलिक कर्तव्य की चर्चा कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है ना, यह स्वर्ण सिंह समिति की देन है, और स्वर्ण सिंह समिति की देन है मौलिक कर्तव्य। और लिया कहां से गया है? रूस से। कब जोड़ा गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, और अब भी वर्तमान में बढ़कर क्या हो गई है? 11 हो गई है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह यह कहता है कि माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएंगे। ठीक है, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य
86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया और 2010 में लागू किया गया। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव किसने रखा था? कि जो मौलिक कर्तव्य का पालन न करेंगे, जैसे रेलवे आपकी संपत्ति है, ये आपका अधिकार है, लेकिन रेलवे का हिफाजत करना आपका कर्तव्य है, ना कि उसको घर लेके चल जाना। मान ली कि रेलवे आपकी संपत्ति है, वह बॉल निकाल के घर लेके आ गए, फिर आप जुर्माना के भागी बन जाइएगा। और यह सिफारिश भी स्वर्ण सिंह समिति ने ही किया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही यह सिफारिश किया गया था। बात समझ में आई? और एक चीज जान लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति ने 10 गो मौलिक कर्तव्य का चर्चा ही नहीं किया था, उन्होंने मात्र 8 ही मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया था। हालांकि सरकार ने 2 मौलिक कर्तव्य अपनी तरफ से डाले थे। ठीक है, चलिए, अच्छा इसका आंसर हम लोग देखें हैं क्या? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जैसे इटली, जैसे फ्रांस, यहाँ पे अंगूर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, अंगूर खट्टा फल में से एक होता है, उसका शराब बनता है। ठीक है, तो ये आपको भूमध्य सागरीय क्षेत्र ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? भूमध्य। ध्यान रखना है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र नहीं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात हो रही है। भूमध्य सागर जब आप मैप को देखिएगा तो अफ्रीका के ऊपर आपको जो, और यूरोप के नीचे जो सागरीय क्षेत्र है उसको हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा का मतलब हुआ अफ्रीका के बीचों बीच से जाने वाला, भारत के जस्ट 8 डिग्री नीचे से जाने वाला वह रेखा जो है सो भूमध्य रेखा कहलाता है। यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शन नंबर डी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है यहां पर आपको खट्टे फल अत्यधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्री को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, उनके द्वारा शुरू की गई। तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपको पंचवर्षीय योजना की समय अवधि पता होनी चाहिए। अगर पंचवर्षीय योजना की समय अवधि पता हो या फिर प्रधानमंत्री की समय अवधि पता होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक अगर पता होगा तो आप आसानी से जो है सो कवर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बोला है कि जवाहरलाल नेहरू, तो सवाल उठता है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू आपको जो है सो 1947 से ही प्रधानमंत्री रहे थे। 1947 से लेकर के 1964 के आसपास तक आपको जो है ये प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, यानी 1964 के आसपास। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 और द्वितीय 1956 से लेकर के और 1961 तक रहा था। अब देखिए, क्या इसमें प्रथम दिया है? नहीं दिया है। द्वितीय दिया है? हाँ दिया है, बहुत बढ़िया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए में चल जाएंगे। देखिए कितना आसान सा है ना, बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए एक्चुअली जो है ना, रट करके अगर आप सोचेंगे कि चलिए हम पास हो जाएंगे तो बेवकूफियत है। ये रट करके एकेडमी पास किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर आप जो है सो आसानी से कंपटीशन फाइट करेंगे। अगला है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो मनमोहन सिंह जो थे ये प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? तो ये 2004 से लेकर के और आपको 2014 तक प्रधानमंत्री थे। अब देख लीजिए 2004 से 2014 के बीच में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका समयावधि जो है 2012 से लेकर के 2017 के बीच में था। यानी 2007 से लेकर के 2012 तक जो पंचवर्षीय योजना रहा होगा वह किसका रहा होगा? वह आपको पंचवर्षीय योजना जो है किसके लिए रहा होगा? तो वह जो है सो कौन सा? 11वीं पंचवर्षीय योजना रहा होगा। 11वीं है। इसके बाद हम बात करें 10वीं की, तो 10वीं की बात अगर हम इसमें करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि होगी वो कब से होगी? वह होगी आपको 2002 से। ठीक है, और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, मनमोहन सिंह के लिए हो जाएगा 11वीं और जवाहरलाल नेहरू के लिए हो जाएगा पहला। आसान सा सवाल है, कोई ज्यादा दिक्कत इसमें है नहीं। तो इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। आइए ऑप्शन थोड़ा सा देख लें हम लोग। ऑप्शन तो आप भी मिला सकते हैं, मैंने आंसर बता दिया तो ऑप्शन आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि आखिर में जो है इसका सही आंसर कौन सा हुआ है। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया है, आप बस ऑप्शन कमेंट करके बताइए। अब इतना काम भी आप ना करेंगे तो कैसे होगा, है कि नहीं? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैयक्तिक आयकरों की
कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है। ठीक है, व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति का है, व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति का है, आसान सा सवाल है, व्यक्तियों द्वारा। ज्यादा आप देखिए कभी कभी होता है ना कि ज्यादा हम लोग घुस करके ढूंढने लगते हैं, वहां पे जाके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। व्यक्तियों से प्राप्त आय को हम लोग सीधा जो है सो व्यक्ति का आय कहते हैं। प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय का मतलब होता है कि जब आपको जो आमदनी हुई है उस आमदनी में से टैक्स को देने के बाद, ठीक है, आय कर को देने के बाद आपका जो बना हुआ है, जो बचत हुई है आपके पास, उस आय को हम लोग प्रयोज्य आय कहते हैं। ठीक है, टैक्स वगैरह सधाने के बाद, यानी कि अब जो आपके पास पैसा बचा हुआ है, कर्जा लिए वो भी सधाने के बाद आपके पास जो पैसा बचा हुआ है अब केवल आपके खर्चे के लिए है, तो वैसे आय को हम लोग प्रयोज्य आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बात हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू आय, आपके आसपास में, आपके क्षेत्र में, आप जिस कल कारखाने में, घर में काम करते हैं, वहां से प्राप्त सभी प्रकार के आय सकल आय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है बैंडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र, दूसरा वृद्ध गंगा, सांगपो, बिहार का शोक, ऑप्शन इधर दिया हुआ है। देखिए जब भी इस तरह का मिलान करने वाला हो ना, तो मिलान करने वाले में इससे कोई मतलब नहीं कि आपको चारों आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सबसे पहले यह ढूंढिए कि आपको कौन सा आ रहा है। ठीक है, जब कौन सा आ रहा है आप ढूंढ लीजिएगा, तो उसी के आधार पर ऑप्शन जब मिलाइएगा तो नेचुरली शुरुआत का एगो दूगो अगर सही है तो फिर ऑप्शन सारे अलग होते हैं, आसानी से आप सही कर सकते हैं। जैसे बैंडलैंड स्थलाकृति मैं तो बता सकता हूं, लेकिन आपको छोड़िए, मान लेते कि आपको नहीं पता होगा। अगला है वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को, यानी कि दूसरा का ए ऑप्शन होगा। अब मिलाइए इसमें, दूसरा का ए आपको यहां भी है, दूसरा का ए आपको यहां भी है, यानी कि अब तीसरा देखते हैं। सांगपो किसको कहते हैं? तो सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग तिब्बत में कहते हैं, सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को, यानी कि तीसरा का बी हो जाएगा। अब देखिए सी का बी यहाँ पे होना चाहिए, सी का बी किसमें है? यहाँ पे है, इसमें तो नहीं है, यानी कि अपने आप ये दोनों पहले ही छटे हुए थे, ये भी छट गया। कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो गया? सही हो गया। कितना आसान था। ठीक है, बिहार का शोक हम लोग कहते हैं किसको? कोसी को कहते हैं। और बैंड लैंड स्थलाकृति का क्षेत्र जो है वह चंबल को कहा जाता है। ठीक है, बैंड लैंड स्थलाकृति माने इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मोर पड़ा गया है, बोलन पड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से जो नदियां निकली है इसने क्या कर दिया है? घाटियों को काट दिया है, तो काट करके बेंड कर दिया हुआ है। बेंड 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 लैंड स्थलाकृति, बात समझ में आया आपको? ठीक है, इसको हम लोग बीहड़ कहते हैं, हिंदी में बीहड़ कहते हैं। बीहड़ का निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। उसी में ना पहले जो है सो चंबल के डाकू वगैरह रहा करते थे, क्योंकि उनके छुपने के लिए पर्याप्त जो है सो पर्यावरण वहां पे मिल जाता था उनको। ठीक है, अगला प्रश्न है वे राष्ट्रीय खेल 2022 से संबंधित सूची 1 पदक तालिका, मतलब इसमें भी आपको ए को बी से मिलान करना है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है पता है कौन सा? 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुआ था। तो हम ध्यान रखेंगे 2022 में। 2022 तो शायद दिया ही हुआ है, 2022 दिया हुआ है। कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि पदक तालिका पर टॉप पर कौन रहा था। तो याद रखना है कि इस प्रतियोगिता में पदक तालिका पर सबसे ऊपर सेना रही थी। ठीक है, सेना इसमें है कहीं? महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। सर्विसेज सपोर्ट कंट्रोल बोर्ड, गुड, यानी कि पदक तालिका 1 पर जो है ये थी। पदक तालिका 2 की अगर हम बात करें तो दूसरे पर आपको महाराष्ट्र थी, तीसरे पदक तालिका पर हरियाणा, और चौथे पर आपको जो है कर्नाटक, पांचवें पर जो है वह तमिलनाडु थी। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। मैंने बार बार बोला है कि जब भी ऑप्शन आपको मिलान करने वाला हो तो सबको मिलाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि उसमें से आपको कौन आ रहा है। अगर कोई दो भी आपको आ रहा होगा ना, तो फिर उसका आंसर कभी आपसे गलत नहीं होगा। जी सर, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अभिधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु डैश है। बताइए, बउआ वाला सवाल आपसे पूछ दिया। पूछ रहा है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने साल है। सबको पता है कि 4.5 करोड़ वर्ष, सबको पता है। 4.5 करोड़ वर्ष किसको नहीं पता है? नहीं, अब देख लीजिए 4.5 करोड़ वर्ष कौन सा है। ये वाला ऑप्शन आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
आसान सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था, ज्यादा घुसने की जरूरत ही नहीं थी। ये नॉर्मल सा बात है कि जब भी आप अर्थ को पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इस चीज को आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या है? अगला कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में अंतर सर्वाधिक था? पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में अंतर पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पे शिक्षा सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है साक्षरता दर के बारे में। ठीक है, साक्षरता दर के बारे में आपसे चर्चा किया जा रहा है। तो हम सबको पता है कि जब भी साक्षरता की बात आती है या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बात आता है, सबसे नीचे कौन है तो बिहार, सबसे नीचे कौन है तो बिहार। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि ये एक ऐसा भी सेक्टर था शिक्षा के क्षेत्र में जिसमें आपको राजस्थान सबसे नीचे था, राजस्थान सबसे नीचे था। यानी महिला साक्षरता में सबसे निचले पायदान पर जो स्थित था 2011 की जनगणना के अनुसार वह राजस्थान था। बिहार इससे एक कदम ऊपर था, यानी हम 35वें नंबर पे थे और ये 36वें नंबर पर था। जबकि पुरुष साक्षरता में या ऑल ओवर साक्षरता में हम लोग निचले पायदान पर थे। यानी बिहार में ही नहीं, बिहार से भी ज्यादा महिलाओं को नहीं पढ़ाने का जो कल्चर है, जो व्यवस्था है, वह राजस्थान में थी। हालांकि अब यह बदली है। क्यों बदली है? क्योंकि राजस्थान की सरकार ने या फिर जब पंचायती राज व्यवस्था आया तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित कर दी गई। राजस्थान ने 50% स्थान सुरक्षित कर दिया और उसमें कंडीशन लगा दिया कि पंचायती चुनाव में वही खड़ा हो सकता है जो कम से कम 8वीं पास हो। बात समझ में आया? जो कम से कम 8वीं पास होगा वही खड़ा हो सकता है। अब उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि राजस्थान के लोग जो हैं उनके पास जमीन बहुत है, भले उत्पादन नहीं होता है लेकिन जमीन बहुत है, सब लोग धनाढ्य व्यक्ति हैं, ठाकुर लोग जो है सो वहां के बोले जाते हैं। और उन्होंने अगल बगल अपने आसपास के राज्यों से शादी करना शुरू किया, जैसे हरियाणा से। अब बताइए, हरियाणा में ऐसे ही महिला की जो लिंगानुपात है सबसे कम है, ऐसे ही वहां के बहुत सारे लोग कुंवारे रह जाते हैं, ऊपर से 10 को यो ले गया तो और ज्यादा बंटा समाज जो है सो हरियाणा में रह जाएगा नहीं। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ की औरतों को जो है सो लोग अब पढ़ाना शुरू किए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपसे 2011 की जनगणना पूछ रहा है तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है, अभी मैंने आपको क्या बता दिया, राजस्थान। अभी हमने चर्चा किया ना, आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2022 में विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महिला मुद्दों पर बोलने के लिए एक अतिरिक्त दिन की व्यवस्था की है। सामान्य तौर पे जो विधानसभा की बैठक होता है, अधिवेशन होता है, उसमें एक और अतिरिक्त दिन जो है सो दिया गया है ताकि महिलाओं के मुद्दों पर भी चर्चाएं हो सके, परिचर्चाएं हो सके, विचार हो सके, महिलाओं की स्थिति को भी बेहतर बनाया जा सके। यह आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य ने किया है, ये प्रावधान जो है किस राज्य द्वारा लाया गया है, आपसे यह बात पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रावधान जो है योगी बाबा लेकर के आए हैं, यानी उत्तर प्रदेश जो होगा वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। और भी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो केंद्र सरकार है उसने जो है महिला आरक्षण बिल पास किया है और उस महिला आरक्षण बिल के तहत अब जो लोकसभा होगी, लोकसभा में भी 1/3 बहुमत जो होगी, राज्यसभा में भी 1/3 जो होंगी वो क्या होंगी, कौन होंगी? महिलाएं ही होंगी। ऐसी व्यवस्था जो है सो आपको करी जा रही है। हालांकि 2024 के चुनाव में नहीं होगा, 2024 के चुनाव के बाद इसको लागू किया जाएगा। अभी बस यह बिल बन चुका है, यह एक्ट बन चुका है, इस एक्ट को लागू नहीं किया गया है, यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहां भी उसी तरह की बातें हो रही हैं, सूची 1 को सूची 2 से। अब आपको जो आता है उसको जो है सो ऑप्शन क्लिक करिए, आपको जो आता है उसका ऑप्शन क्लिक करना है। यहां बोल रहा है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं आपको सब बता देता हूं। कार्बनिक अम्ल जो है यह सोडा वाटर का होता है, सोडा वाटर जो होता है इसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लॉरिक अम्ल की तो लॉरिक अम्ल जो है यह आपको कोकोनट ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, अगर ब्यूटरिक अम्ल की बात करें तो ब्यूटरी बटर माने मक्खन, ब्यूटरिक अम्ल जो है वो आपका किसमें? मक्खन में। और आपका जो है सो इरुइक अम्ल जो है वह किसमें हो जाएगा? सरसों के तेल में हो जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इस ऑप्शन में से हमको बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन रोकता हूं, मैंने आपको लगा दिया चिन्ह। अब आप ऑप्शन क्लिक करके हमको जो है सो कमेंट करके बताइएगा, देख लीजिए ऑप्शन और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैंने आपको बताया है। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि
भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के युग्म को चयनित कीजिए। यहां भी फिर मिलान करना देख रहे हैं आप। देखिए सवाल आपसे पूछा है 25 गो, लेकिन आपसे कॉन्सेप्ट पूछ दिया है ये जो है सो कितना 42 गो। क्यों? क्योंकि मिलान करने का मतलब हुआ कि यहां से 3-3-6 गो सवाल न बन रहा है जी। यही कॉन्सेप्ट और आज के टाइम में जान लीजिए, जिस भी एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चंस कम होंगे या ज्यादा होते हैं उसमें भी, अभी पीएससी दरोगा का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी 6 को 7 को मैच द फॉलोइंग होता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा क्या होना होगा, थोड़ी सी जानकारी आपके पास कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। और हमेशा कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट बेस पे ही स्टडी करें, ठीक है। तो आप जो है सो यहाँ पे क्या देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी बोल रहा है 1857 का विद्रोह। बताइए क्या लॉर्ड डलहौजी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? नहीं हुआ था भैया। 1857 के विद्रोह के समय 1856 में ही लॉर्ड डलहौजी का पद कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद बोला है कि लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध, ये सही है। लॉर्ड ऑकलैंड जो था उसी ने प्रथम अफगान युद्ध जो है सो लड़ा था। अगला है लॉर्ड कैनिंग वुड डिस्पैच 1854। अब एक बात बताइए, अभी तो मैंने चर्चा किया कि लॉर्ड कैनिंग 1856 में आया था, यहाँ पे 1854 में कैसे आ गया? यानी कि 1854 में आपको कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। यानी कि अभी आपका गलत हो जाएगा। अब आइए सवाल पे। सवाल आपको हाँ पूछ रहा है या ना पूछ रहा है, गलत वाला पूछ रहा है कि सही वाला? तो देखिए आपको क्या बोल रहा है कि भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के, गलत, ध्यान रख रहे हैं आप, गलत पूछ रहा है यहाँ पे। गलत कौन कौन है? तो गलत आपका 1 है और 3 है। अब देखिए 1-3 से रिलेटेड ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यह जो है आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर? देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जीके जीएस इतना आसान सवाल नहीं हो सकता। जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस को आप 50 मिनट में बना सकते हैं। आप जो है सो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें, 50 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट में आप बना सकते हैं। आप कोशिश करें कि 12 मिनट में बनाएं, क्योंकि यहाँ पे एक आध सवाल हमेशा ऐसा होता है कि आपको, आप हाँ पूछ रहा है आप नहीं वाला मार दिया, नहीं पूछ रहा है हाँ वाला मार दिए। भैया क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पता होता है और गलत करके आ जाइएगा, 1 नंबर आगे पीछे का मतलब आप जो है सो एक आध लाख बच्चों से आगे पीछे हो जाइएगा, ठीक है। और 1 नंबर आपके जो है सो डिसाइड करेगा कि आपका जॉब होगा या नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि आपको जो है क्वेश्चन को निश्चित रूप से केयरफुल्ली पढ़े। इसलिए मैंने पहले आपको समझाया, उसके बाद फिर मैंने उस पर काम किया था। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी आपको कितने? 25 डिग्री सी के तापमान में। तो ध्यान रखिएगा कभी भी जो एसआई मात्रक, अब एसआई बोल रहा है ना, तो एसआई जो है तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। बात समझ में आया? केल्विन का मतलब 273, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ आपको डिग्री सी, तो ये क्या हो जाएगा? केल्विन में क्या हो जाएगा? 273 प्लस 25, अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 3 8 7 2 9 2, 298 केल्विन हो गया ये, ठीक है। ये हमको पता चल गया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है 2/3 के टी, ठीक है, 2/3 के टी। अब 2/3 हमारे पास यहाँ है, के का जो वैल्यू है ना, इसका एक वैल्यू है, इसका एक मान आता है, इसका एक वैल्यू क्या आता है, तो आपको जो है यहाँ पे 298 दिया हुआ है। और टी का जो वैल्यू होता है, इसका एक वैल्यू आपका होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। और के आपका हो गया 298। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। अब आपका मैथ जो है तगड़ा होगा, यहां से ये मैथ हो गया, न्यूमेरिकल यहीं तक था। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा आपको ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको सॉल्व कीजिए और हमको कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सॉल्व करने के बाद इतना आया। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स वैल्यू होता है। कितना होता है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। हमने केल्विन में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि यहाँ पे एसआई यूनिट पूछ रहा है। सवाल जो है ना बड़ी बारीकी से आपको सवाल दिया गया है, और यकीन मानिए पूरे आपको मैंने जो भी सवाल देखा है उन सभी सवालों में यह एक सवाल जो था वो थोड़ा सा लगा कि नहीं ये दिया हुआ है, अगर कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे, ढंग से पढ़ रहे होंगे तो बनेगा। जनरली जो है ढंग से नहीं पढ़ेंगे उनसे भी बन जाएगा, लेकिन ये ढंग से पढ़ने वालों से बनेगा, ठीक है। तो चलिए आपका जो है अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। आपका कंप्लीट होता है यहीं पे।
फिर हम लोग कल मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जिन सवालों को मैंने पूछा था उसको कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो जितना ज्यादा हो सकता है लाइक शेयर कमेंट ठोकिए आप लोग। धन्यवाद।